औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर हाफिज़ मुज़म्मिल करीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 11 का जो टॉपिक पढ़ना है थर्मोडायनामिक्स का, वो है हमारे पास इंटरनल एनर्जी। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 को हम स्टडी कर रहे थे और उसका जो हमने टॉपिक आज पढ़ना था वो क्या था हमारे पास, इंटरनल एनर्जी। अच्छा जी, ये टॉपिक है क्या हमारे पास, इसको हम देखते हैं। आपके सामने बोर्ड पर सारा लिखा हुआ है, मैं सारे को एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेपर में आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, अपनी बुक से भी रेफ़र की, अपने बुक को भी पढ़िएगा इसमें। तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, बेसिकली बड़ी सिंपल सी टर्म है हमारे पास कि आपके पास किसी भी सिस्टम के अंदर तमाम तरह की एनर्जीज़ के सम को हम नाम देते हैं इंटरनल एनर्जी। तो हमने डेफिनेशन इसकी यही लिखी कि इट इज़ द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, आपके पास किसी भी सिस्टम के अंदर जितनी एनर्जीज होंगी उन सारों को सम कर लें तो हमारे पास वो कहलाती है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, कौन कौन सी एनर्जीज हमारे पास हो सकती हैं, इससे पहले हम देखते हैं इंटरनल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर यू से। आपके पास किसी भी सिस्टम के अंदर काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है और भी बहुत तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। जैसे साउंड एनर्जी हो गई, हीट एनर्जी हमारे पास हो गई। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑल का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया। इसका क्या मतलब है, काइनेटिक एनर्जी ऑल का मतलब हमारे पास है, देखें बेटा, हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम बेसिकली गैसेस को डिस्कस कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि चैप्टर के शुरू में ही मैंने ये बात की थी कि हम यहाँ पे जो गैस डिस्कस कर रहे हैं वो आइडियल गैस है। ठीक है, हमारे पास असल में दो तरह के हम इस तरह यहाँ पे गैस के थर्मोडायनेमिक्स में देखते हैं, एक रियल गैस को और एक हम आइडियल गैस को। अगर रियल गैसेस की बात की जाए तो उसमें जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं जब मूव कर रहे होते हैं तो उनके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है, उनके पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है, प्लस उनके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है। चूँकि यहाँ पे हमारा वर्किंग सब्सटेंस आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस में तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी, आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल है और काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल है, ये मौजूद नहीं होगी। तो फिर कौन सी एनर्जी बाकी बचेगी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। ठीक है, इसको मार्क कर देते हैं, सिर्फ कौन सी एनर्जी बाकी बचेगी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। तो हमारे पास फिर आपके पास हम बेसिकली कैलकुलेट करें कि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी कौन कौन सी होगी हमारे पास। और हमें दूसरी बात ये भी पता है कि आपके पास आइडियल गैस के अंदर जो आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे से होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे से होते हैं। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें mgh के मुताबिक तो मैथ क्या हो गया, ज़ीरो। gh आपके पास वैसे ही जब ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा gh से तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, ज़ीरो। अगर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो आई, अगर इस फॉर्मूले में मैं वैल्यूज पुट करूं तो काइनेटिक एनर्जी ऑल की जगह काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल आ गया, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, ऑल अदर फॉर्म्स को क्योंकि आइडियल गैस है तो हमारे पास उसको भी ज़ीरो कह देते हैं। तो आपके पास टोटल काइनेटिक इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, जिससे हम लिख सकते हैं आपके पास एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। ठीक हो गया, तो हमें पता चला कि आइडियल गैस के अंदर सिर्फ कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल होती है। तो हम उसी को नाम देते हैं उसकी इंटरनल एनर्जी का। अगर हम यहाँ देखें तो हमें याद है कि आपके पास टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, काइनेटिक एनर्जी के। यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते थे तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल क्या थी, बढ़ जाती थी, या काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल बढ़ती थी तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता था। अब हमारे पास अगर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के, तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, टेम्परेचर के। क्योंकि आपके यहाँ देखा U किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब मसला ये है इंटरनल एनर्जी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। हमारे पास दो मेथड्स हमारी बुक में बयान किए गए हैं। एक ये कि लेट करें आपके पास कोई सिस्टम है, कोई पैन है, कोई जार है या कोई सिलेंडर सपोज कर लेते हैं। एक सिलेंडर है हमारे पास जिसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद है। ठीक है, इसको मैं एक लिड दे देता हूँ, ढक्कन, या आप ऐसे समझ लें कि पिस्टन मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ, ये पिस्टन है। ठीक है, अब बेटा होगा क्या, जब हम इसके अंदर अगर गैस मॉलिक्यूल्स आपके पास यहाँ पे मौजूद है, अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर इसको बढ़ाते हैं, हम यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी,
इंक्रीज़ होगी, तो हम कहेंगे कि हमारी इंटरनल एनर्जी भी क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा कौन सा तरीका है जिसकी मदद से इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है? तो दूसरा हमारे पास जो तरीका है वो है कि जब हम अपने हैंड्स को रब करते हैं मैकेनिकल वर्क के ज़रिए, बेसिकली मेथड का नाम है बायोमैकेनिकल मेथड। जब हम अपने दोनों हैंड्स को एक दूसरे पर रब करते हैं, आपको वहाँ पे क्या फील होता है कि टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो आपकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल बढ़ गई। इसका मतलब है कि आपकी इंटरनल एनर्जी भी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। ठीक हो गया जी। तो ये दो मेथड्स हमारे पास बुक में बयान किए गए हैं। इसके बाद हमारी बुक कहती है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है। केमिस्ट्री में आप इसे पढ़ चुके हैं। स्टेट फंक्शन ऐसा फंक्शन जो आपके पास सिस्टम की स्टेट को बयान कर रहा होता है, या हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इसको हम ग्राफ की मदद से देख लेते हैं। या हम इस तरह कह सकते हैं कि ऐसा फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। सिर्फ ये देखें, मैंने यहाँ पे एक पीवी ग्राफ लोड किया हुआ है। ठीक है, एक्सिस मैंने एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम लिया है और मेरे पास वाई एक्सिस पे जो है मेरे पास प्रेशर है। बेसिकली ये थर्मोडाइनामिक वेरिएबल्स है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ये मेरा वॉल्यूम है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे मेरा प्रेशर है। और लेट करें आपका इस टाइम सिस्टम पॉइंट ए पे है। इधर जो आपका वॉल्यूम होगा वो होगा वी ए और प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, पी ए। ऐसा ही है। अच्छा जी, अब मैंने इस पॉइंट पे जाना है। इस पॉइंट पे जाने के लिए अगर मैं ये रास्ता इख्तियार करूँ, ठीक है, मतलब मैंने इसका वॉल्यूम एक्सपेंड करते हुए वी बी पे लेके आना है और प्रेशर कितना हो जाएगा यहाँ पे, पी बी। मैं इस पॉइंट पे आना चाहता हूँ। ठीक है, एक तो तरीका है कि मैं ये पाथ इख्तियार करूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ C1 का। एक दूसरा तरीका क्या है कि मैं ये वाला पाथ इख्तियार करूँ यहाँ से यहाँ जाने के लिए। ठीक है, सिस्टम की हालत तब्दील करने के लिए, स्टेट तब्दील करने के लिए इस पाथ से जाऊँ। अब देख रहे हैं आप इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, ऐसा ही है। तो हमारे पास चाहे आपने ये C1 पाथ इख्तियार किया या C2 पाथ इख्तियार किया, आपकी फाइनल पोजीशन भी क्या रही, सेम रही। तो ऐसा फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो हमारे पास कहलाता है स्टेट फंक्शन। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को। आपने कहा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पाथ पर डिपेंड नहीं करती। तो मैंने यही बात लिखी, इंटरनल एनर्जी इज़ लाइक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आखिरी बात, इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। हमारे पास आखिरी बात जी कि आपके पास साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जो होती है ज़ीरो होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से ए से बी पर आया और बी से दोबारा ए पर आया तो एक साइकिल बन गई मेरे पास जो कि क्लोज पाथ है, और हमें पता है कि क्लोज पाथ के अंदर वर्क कब क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो आपके पास यहाँ पर इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, क्लोज पाथ के अंदर ज़ीरो होगी। तो ये था हमारा इंटरनल एनर्जी का टॉपिक। अब हम इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना अगला टॉपिक खोल लें, वर्क एंड हीट। तो बेटा जी, वर्क एंड हीट, वर्क एंड हीट हमारे पास क्या है? बेसिकली इसको समझने के लिए हम पहले अपनी दोनों टर्म्स को समझते हैं कि हमारी हीट क्या होती है और हमारा वर्क क्या होता है। तो हीट के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारे पास हीट क्या होती है, लेकिन आपको एक बात याद करवाता चलूँ कि हमारे पास हीट और वर्क को एक दूसरे में चेंज किया जा सकता है। कैसे? इसकी मिसाल हमारे पास बोर्ड पे लिखी हुई है। अगर हम हीट को वर्क में चेंज करना चाहते हैं तो ज़रा याद करें, आपके जो है घर में आमतौर पर जब खाना बनता है, एक पैन या फ्राइंग पैन या हम कोई हांडी वगैरह रख देते हैं किस पे, चूल्हे पे, और उसके ऊपर जब ढक्कन रखते हैं क्या होता है, फॉर लेट्स सपोज हम पानी उबाल रहे हैं। जब हम पानी उबाल रहे हैं हम क्या करते हैं, हम आग जला देते हैं नीचे चूल्हे से, और हमारे पास क्या होता है, थोड़ी देर में पानी को गर्म होना शुरू होता है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, और हम देखते हैं कि हमारी लिड क्या हुई है, हमारे पास जो ढक्कन है पतीली का वो क्या करता है, ऊपर नीचे मूव करना शुरू हो जाता है, मैकेनिकल वर्क करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यानी हमारी हीट को किस में चेंज किया जा सकता है, हमारे वर्क में चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास वर्क को भी हीट में चेंज किया जा सकता है। वो कैसे जी? लेट्स सपोज हम यहाँ पे
आपके पास हैंड्स को रब करने के एग्जांपल बेशक देख लें, जब हम हाथों को एक दूसरे पर रब करते हैं, हम मैकेनिकल वर्क कर रहे होते हैं और उसकी मदद से क्या चेंज होता है, हमारे पास हीट में चेंज हो जाती है। या हम ऐसे कह लें कि हम एक ब्लॉक को फर्श पे घसीटते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हीट जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो हमें यहाँ से पता चला हीट को वर्क में और वर्क को हीट में चेंज किया जा सकता है। अब हम अपनी बेसिक टर्म्स की तरफ आते हैं कि हमारी हीट क्या है और हमारे पास वर्क क्या है। तो हीट की बात करें तो बेसिकली क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है आपके पास, ठीक है। हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, दैट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। ऐसा ही है, हीट एनर्जी की वो टाइप है जो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट था जाउल्स, ठीक है। अगर हम वर्क की बात करें, वर्क क्या था, वर्क ये था कि आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं, ठीक है, और उसमें क्या हो, उसमें डिस्प्लेसमेंट जनरेट हो, ठीक है, कुछ डिस्प्लेसमेंट तक कवर करवाएं तो हमारे पास क्या होता था, वर्क हुआ करता था। बेसिकली ये भी एनर्जी थी जो हम ट्रांसफ़र करते थे, किस वजह से, आपके डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग की वजह से। इसलिए मैंने थोड़ी अलग करके उसकी डेफिनेशन लिखी थी कि मेजर ऑफ एनर्जी है वर्क, मेजर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड ओवर अ डिस्टेंस बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। जब हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और उसकी वजह से हमारे पास जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस प्लेस हो जाए, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाए, उसको अगर कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। इसके लिए यूनिट भी क्या है हमारे पास, जाउल्स है हमारे पास। हम अब कैलकुलेट करते हैं कि थर्मोडायनामिक्स में वर्क को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास चूँकि हमने थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स की फॉर्म में इसको लेके आना है वर्क को। थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स क्या है हमारे पास, जैसे कि पहले भी मैंने बताया, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो चले आइए इस पर बात करते हैं। तो वर्क इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स, लेट करें हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर आप समझ लें, कंटेनर समझ लें, इसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, पिस्टन एक ढक्कन की तरह है। और हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है जी, यहाँ पे बेशुमार गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, ये देखें जी, अब ये गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद है। लेट करें मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेम्परेचर प्रोवाइड करता हूँ, हीट प्रोवाइड करता हूँ इसे, ठीक है, क्योंकि हमने कहा हीट को वर्क में देखना है, मैंने यहाँ पे हीट प्रोवाइड की। जब मैं ये हीट प्रोवाइड करूँगा, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे थे, इनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होनी चाहिए। ये क्या करेंगे, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होते हुए इस लिड पे फोर्स लगाना शुरू कर देंगे जो प्रेशर के टर्म्स में होगी। और हमारे पास ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन डेल्टा वाई डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा, ठीक है। पहले इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये हुई, तो हम कह रहे थे इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डेल्टा वाई के बराबर। अब देखते हैं इसने वर्क डन कितना कैलकुलेट किया। तो आपके पास कितना वर्क डन हुआ वो कैलकुलेट करते हैं। W = FD फॉर्मूला है जी वर्क का। अगर बात करें फोर्स की, तो चूँकि हमारे पास यहाँ पे प्रेशर के टर्म को हम पढ़े हैं, P = F/A, प्रेशर अप्लाई कर रही है फोर्स, तो यहाँ से फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, F बराबर आ जाएगी PA के, ठीक है। एक वैल्यू ये हो गई हमारे पास, इसको Q1 कह देते हैं। अच्छा, दूसरी डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, डेल्टा वाई के बराबर। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के पुट कर दूं 1 में, तो मेरे पास क्या बनेगा, बाय पुटिंग इन 1, तो मेरे पास बनेगा W = F किसके बराबर है जी आपके पास, PA के, और D किसके बराबर है, डेल्टा वाई। ये देखिए बेटा, यहाँ पे कुछ चीज़ें गौर करें, A और डेल्टा वाई को अगर मल्टीप्लाई करूँ, A क्या है हमारे पास, एरिया, डेल्टा वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास डायमेंशन इसकी क्या बनेगी, वॉल्यूम की। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि आपके पास A डेल्टा वाई बराबर है किसके जी, डेल्टा V के वॉल्यूम के, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, P डेल्टा V। तो हमारे पास थर्मोडायनामिक्स में वर्क डिफाइन हो गया कि आपके पास ये किसके बराबर होता है, P × डेल्टा V। यानी किसी चीज़ पर प्रेशर अप्लाई करें, उसके वॉल्यूम एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, तो हमारे पास क्या होता है, वर्क होता है। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा तो हमारे पास वर्क नहीं होगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपके वॉल्यूम में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। पहले वॉल्यूम कम था, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया वर्क का फॉर्मूला, W = P डेल्टा V। अब ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं जो हमारी बुक में लिखी हुई है। लेट करें हमारे पास वही P और V के दरमियान एक हमने ग्राफ प्लॉट किया है, और हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, हमारे पास लेट करते हैं ये पॉइंट है, और यहाँ से हमने हीट प्रोवाइड करना शुरू की इसे। जब हमने हीट प्रोवाइड की यहाँ पे, तो आपका देखने में आया कि शुरू में इसका वॉल्यूम कितना था, यहाँ से यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये VI या VA, आपने जो लिखना है लिख सकते हैं, इनिशियल वॉल्यूम था, ठीक है।
अब हमारे पास चूँकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता गया, आपके पास जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, आपकी हीट चलती गई, तो पिस्टन मूव करता गया प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए। प्रेशर यहाँ पे सारे फिनोमिना में क्या रहा, कांस्टेंट रहा। जब ये यहाँ पे पहुँचा तो प्रेशर कांस्टेंट था, लेकिन वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे एक्सपैंड हो गया। तो इसका फाइनल वॉल्यूम क्या है, अगर हम यहाँ ड्रॉ करें तो ये VF है। ठीक है जी, ये हमारा वॉल्यूम आ गया VF। तो आप यहाँ देख सकते हैं, कैपिटल V लिख लेते हैं जी, VF आ गया। अब हमारे पास ये ग्राफ हमें शो कर रहा है कि आपके पास जो है वर्क कितना होगा। वो कैसे पता चलेगा, अगर मैं एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट कर लूँ, ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट कर लूँ तो मेरे पास क्या शो हो जाएगा जी, वर्क कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ shows the graph shows the work done। ठीक है जी, ये लें जी, चलें, ये हो गया हमारा टॉपिक कवर। अब एक लास्ट बात इस बारे में आपको बताता, जो बुक में ना कुछ साइड इंफॉर्मेशन में कन्वेंशंस लिखी हुई हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस है बेटा। लेट करें आपके पास ये एक सिस्टम है, ठीक है, ये एक सिस्टम है। अगर इस सिस्टम के अंदर मैं हीट ऐड करता हूँ तो उसको पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, हीट एडेड क्या ली जाती है, पॉजिटिव। अगर मैं सिस्टम से हीट एक्सट्रैक्ट करता हूँ, बाहर निकालता हूँ, तो उसको लिया जाता है नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक सिस्टम है और मैं क्या करता हूँ, इस पे वर्क डन करता हूँ। अगर मुझे खुद वर्क डन करना पड़ रहा है तो फिज़िक्स में हम इसे लेते हैं नेगेटिव। और अगर सिस्टम वर्क डन कर रहा है, ठीक है, तो आपके पास हम इसे लेते हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव लिया जाता है, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या लिया जाता है, पॉजिटिव। अच्छा जी, एक और चीज़, अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो हम इसे लेते हैं पॉजिटिव। अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो हम इसको लेते हैं नेगेटिव। ये बातें मैं बार बार डिस्कस करता रहूँगा आपके साथ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में भी हमारे पास जो है उसमें भी डिस्कस करता रहूँगा, लेकिन आपने कन्वेंशंस को बड़ी अच्छी तरह याद रखना है। ठीक है, अब जो हमारे पास अगला हमारा टॉपिक है वो है जी हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चले आइए उस पर चलते हैं। अच्छा जी, तो आ जाए जी अपने टॉपिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हमने पढ़ना है, उसके दो इफेक्ट्स को हमने बेसिकली स्टडी करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक, ठीक है, क्योंकि आगे हम इसी को लेकर चलेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, बड़ा सिंपल सा लॉ है। क्या कहता है, कहता है कि जब हम किसी सिस्टम के अंदर हीट को ऐड करते हैं, ठीक है, हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है, हमारे पास वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इजाफा होता है, लॉजिकल बात है, प्लस वो सिस्टम क्या करता है, कुछ जो उसकी हीट है वो यूज़ कर लेता है वर्क डन में। जिस तरह हमने एक पतीली को रखा चूल्हे के ऊपर, ठीक है, या हम जिसको आप पैन बोल लें, पैन को हमने रखा चूल्हे के ऊपर, हीट हमने प्रोवाइड करना शुरू की। अब क्या होगा, जब हीट प्रोवाइड करेंगे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल बढ़ जाएगी। प्लस वो जो होगा आपका ढक्कन, लिड ऊपर नीचे होना शुरू होगा, मूव करना शुरू होगा, तो हमारा कुछ एनर्जी कहाँ चेंज हो गई, अब आपके वर्क डन के अंदर। तो सेम बिल्कुल बड़ा सिंपल सा लॉ है। ठीक है, तो आपके पास हमने यही बात की, कहता है when the heat is added to system this energy appears as an increase in the internal energy। जब हम हीट ऐड करते हैं तो वो एनर्जी कहाँ पे जाती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है हीट कंजर्व रहनी चाहिए, तो कुछ एनर्जी जाती है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी में स्टोर्ड इन सिस्टम प्लस द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। और बाकी की एनर्जी कहाँ पे जाएगी, सराउंडिंग्स के, आपके पास जो वर्क डन हो रहा होगा सराउंडिंग्स पे, उसमें यूज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू, हीट एडेड टू द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। ठीक है, साइन कन्वेंशंस आपको मैंने याद करवाई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था वर्क डन ऑन सिस्टम हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव, वर्क डन बाय सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए वर्क डन बाय सिस्टम क्या है, पॉजिटिव। हीट एडेड ऑन सिस्टम, इन सिस्टम क्या है हमारे पास, पॉजिटिव। हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिस्टम क्या है, नेगेटिव। तो हीट ऐड हो रही है तो इसलिए हमने क्या लिया, पॉजिटिव लिया। ठीक है जी, इसकी दो एग्जांपल्स हमारी बुक में मेंशन है, उन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। पहली हमारे पास एग्जांपल है बाईसाइकिल पंप की। हवा भरने के लिए बाईसाइकिल के टायर में आपने देखा होगा या इस्तेमाल किया होगा कि एक पंप यूज़ किया जाता है, ठीक है, और जिसको दोनों हाथों से पकड़ के वो
कंप्रेस कर रहा होता है, तो और हवा एक नोज़ल की मदद से टायर में जा रही होती है। अब वो कैसे काम करता है उसके अंदर देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसे अप्लाई होता है। लेट करेंगे एक बाइसाइकिल पंप है, ये हमारे पास उसके ऊपर का मौजूद हैंडल है, ठीक है, और हमारा जो यहाँ पे इसके अंदर लाजमी बात है क्या मौजूद है, इसके अंदर बेशुमार गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको कंप्रेस किया जाएगा, ठीक है, इसको कंप्रेस किया जाए। अच्छा, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ना, ये हमें सिर्फ हीट के ऐड होने का नहीं बताता, हमारे पास ये भी बताता है, अगर हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू, ये हमें ये भी बताता है कि आपके पास अगर किसी सिस्टम पे वर्क करते हैं ना तो तब क्या होता है, ठीक है, हीट में और इंटरनल एनर्जी में क्या चेंजेस होती है। बेसिकली हमें तीनों का रिलेशन आपस में बताता है। अब यहाँ पे देखें, हमें इसे कंप्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। जब हम वर्क करेंगे, इसको दबाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स आपस में कंप्रेस होंगे, उनकी इंटरनल एनर्जी में क्या होगा, चेंजिंग आएगी, ठीक है। प्लस आपके पास अब यहाँ पे क्या होगी, आपके पास प्लस यहाँ पे क्या होगा, आपके पास जो वर्क डन आपने किया है, इसके जो मैंने नोजल है इसके आगे लगाया हुआ है थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या है, हमारे पास एक हीट सेंसर है। बेसिकली ये हमारे पास क्या करता है, आपकी हीट चेंजेस को वोल्टेज की फॉर्म में शो करेगा, ठीक है, हीट को शो करेगा वोल्टेज, हीट चेंज को वोल्टेज की फॉर्म में चेंज करेगा। जब हम वर्क डन करेंगे इस पर बाइसाइकिल पंप पे, हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी, वहाँ से लाजिम बात है कुछ ना कुछ हीट जनरेट होगी। वो जो हीट यहाँ पे थर्मोकपल पे पहुँचती है वो हमें पता लग जाती है कि कितना आपके पास वर्क डन था और हमारे पास कितनी एनर्जी जो है आपके पास जो है हमें वोल्टेज के फॉर्म में नज़र आई, प्लस कितनी आपके पास इंटरनल एनर्जी का चेंज है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास ह्यूमन मेटाबॉलिज्म की। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म आपको पता है, हमें ज़िंदा रहने के लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि हम अपने जिस्म का टेम्परेचर क्या रखें, मेनटेन रखें। अगर जिस्म का टेम्परेचर डाउन चला जाता है तो डेथ कॉज हो सकती है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चला जाता है, तब जिसे आप फीवर बोलते हैं, तब भी डेथ कॉज हो सकती है। तो हमें एक टेम्परेचर मेंटेन रखना ज़रूरी है। प्लस हमें डेली लाइफ के वर्क भी करने होते हैं, तो अब वो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, हम खाना खाते हैं, ऐसा ही है। अब जब हम खाना खाते हैं हमें क्या होता है, हमारी एनर्जी में इजाफा होता है। अगर मैं कहूँ कि हम जो खाना खाते हैं वो हीट एडेड टू द सिस्टम है, तो कोई गलत नहीं होगा। आपके पास फूड जो हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, हीट एडेड टू द सिस्टम। अच्छा जी, अब आपके सेल ग्रोथ के लिए आपको जो चाहिए, यानी आपके टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, सेल ग्रोथ करने के लिए, वो हमारी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी। तो जो हीट ऐड की है हमने सिस्टम में, जो फूड खाया हमने, वो बॉडी ग्रोथ टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, यानी इंटरनल एनर्जी में इजाफा करने में काम आएगी। इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो गया, जो ज़ायद एनर्जी होगी बाकी की, वो कहाँ पे जाएगी जी, वो हमें रोज़ाना के काम करने में मदद देगी, यानी आपके पास डूइंग डेली वर्क लाइफ। तो ये देखें कि आपके पास पूरी कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। तो ये देखें यहाँ पे भी हमारी ह्यूमन लाइफ में भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आती है। चलें अब देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं हमारे पास। पहला इफेक्ट जो हमें बोर्ड पे नज़र आ रहा है वो है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, आइसो का मतलब क्या होता है, पहले देखें जी। आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, और थर्मल टेम्परेचर। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर क्या रहे, सेम रहे, उसे क्या नाम देंगे हम, आइसोथर्मल प्रोसेस का नाम देंगे। अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक। ये हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की क्वेश्चन है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए खास बात क्या है कि टेम्परेचर क्या है, इसमें कांस्टेंट है। और आपको याद है जब मैंने ये बात की थी कि आपकी इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं, इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ज़ीरो। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस डेल्टा डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक हमारे आइसोथर्मल प्रोसेस की क्वेश्चन बनी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ज़ीरो की वैल्यू हम वैसे ख़त्म कर देते हैं, तो आपके पास डेल्टा क्यू बराबर आ गया डेल्टा डब्ल्यू के, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक और तरह से लिखा जा सकता है, अगर मैं दोनों साइड पे इसके माइनस लगा दूं कोई मसला नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या है हम इसको देखते हैं। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, ज़रा साइंस कन्वेंशन फिर से देख लें।
वर्क डन यहाँ पॉजिटिव है, हीट एडेड पॉजिटिव है, ठीक है। जब हीट एडेड पॉजिटिव आपके पास कब होती है, जब हम सिस्टम के अंदर ऐड कर रहे होते हैं हीट। वर्क डन पॉजिटिव क्या होता है, जब सिस्टम वर्क कर रहा होता है, ठीक हो गया। अब ज़रा देखें इसको, लेट करें वही वाला पिस्टन है जो हम पहले यूज़ कर रहे थे अपने वर्क एंड हीट वाले टॉपिक में, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स हमारे पास बेशुमार मौजूद हैं। यहाँ पे जी गैस मॉलिक्यूल्स भी हम शो करवा देते हैं कि ये लें जी, ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे से पॉइंट मैसेज ये लें। अब हम क्या चाहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस मेंटेन करना चाहते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या करना है हमने, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हमने टेम्परेचर को सेम रखना है। अब ये देखें, लेट करें मैं यहाँ से हीट को ऐड करता हूँ, ठीक है, पहली इक्वेशन को समझने के लिए। हीट एडेड टू द सिस्टम, आपके पास प्लस डेल्टा क्यू है, तो यानी हीट ऐड हो रही है सिस्टम में। अब जब हम हीट ऐड करेंगे सिस्टम में, अगर टेम्परेचर को रखना है मेंटेन, तो आपके पास ये क्या होगा, ये जो पिस्टन है खुद ब खुद ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। यानी आपकी जो हीट है वो क्या करेगी, आपके पास इसको मूव कर रही है, आपके पास ये क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। ये सिस्टम खुद वर्क कर रहा होगा, हमें इसे खुद ऊपर उठाना नहीं पड़ेगा, ऐसा ही है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि एक्सपेंशन हो रही है। और कौन सी एक्सपेंशन हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर सेम रखते हुए एक्सपेंशन हो रही है, तो हम इसको नाम देते हैं ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। ठीक हो गया, पहली बात खत्म। अच्छा, दूसरी इक्वेशन मैंने क्यों बनाई थी, अब हमारे पास जी अगर मैं इसको लट करें, आपके पास कंप्रेस करता हूँ, अगर मैं इसको कंप्रेस करता हूँ, मैं इसको ज़रा सोर्स को हटा रहा हूँ हीट के, अगर मैं इसको कंप्रेस करता हूँ तो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, जिससे टेम्परेचर बढ़ सकता है। लेकिन प्रोसेस को क्या रखना है, हमने आइसोथर्मल बनाना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है तो हमें हीट को बाहर निकालना पड़ेगा। हीट को बाहर कैसे निकालते हैं, किसी ठंडी चीज़ में इसको रख दे तो आपका हीट बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। तो हीट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, हीट शुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पिस्टन, आपके पास सिलेंडर, तो हीट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब हमारे पास क्योंकि टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा है, हीट इसलिए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हमारे पास, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है, इसलिए इसको नाम देते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन की इक्वेशन का। ठीक, अब इसका ग्राफ देख लेते हैं ज़रा जल्दी से, कि हमारे पास यहाँ पे एक पी ग्राफ प्लॉट किया है, आपके पास इस तरह की कर्व बनती है पी आइसोथर्मल प्रोसेस की। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है कि ये जी यहाँ पे वॉल्यूम क्या है V1, यहाँ प्रेशर कितना है P1, और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे किसी एक पॉइंट और को ले लूँ, ये A पॉइंट कह देता हूँ, ये B बोल देता हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम है V2, तो यहाँ प्रेशर क्या है P2। अगर यहाँ पे आप ग्राफ में गौर करें, इसको बड़े ध्यान से देखें अगर आप, तो आपको नज़र आता है जब प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा है तो वॉल्यूम क्या है जी, हमारे पास वॉल्यूम बहुत कम है। एक्स एक्सिस आपका वॉल्यूम शो कर रहा है, और हम देख रहे हैं कि जब हमारा वॉल्यूम जो क्या है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया तो प्रेशर क्या है, बहुत कम है। तो लिहाजा हम यहाँ बोल सकते हैं कि अगर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो वॉल्यूम कम हो जाता है, अगर प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ऐसा ही है। तो दूसरी बात हम इसको बोल सकते हैं कि पी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। चलें मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ कि पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। कोई मसला तो नहीं ना होगा, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है, जबकि टेम्परेचर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल। अगर आपके पास प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के और टेम्परेचर है हमारे पास कांस्टेंट, क्या हमने इसे पहले कहीं पढ़ा है, ये तो हमारे पास बॉयल्स लॉ है, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस जो है हमारा बॉयल्स लॉ को कम्प्लीटली फॉलो करता है। ठीक हो गया, ये बात हमारे पास आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। ये हमारे पास जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास ख़त्म हो गया है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास आपने देख लिया, अब इसका एक सेकंड इफेक्ट भी है जिसको हम नाम देते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस का। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपने जो पहले लेक्चर्स के जाने से पहले आप लोगों ने इस लेक्चर को अच्छी तरह से सुनना है, ठीक है, और क्योंकि मैं अगले लेक्चर में सीधा एडियाबैटिक प्रोसेस की तरफ जाऊंगा, तो आप लोगों ने इसको याद रखना है अच्छी तरह से। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से रिवाइज़ करें, पढ़ लें अच्छी तरह से, एक बार बुक को अपनी फॉलो करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।